बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और आज हम करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द नेकलेस। नेकलेस वो होता है जो एक आभूषण होता है और गले में पहना जाता है, कंठाहार भी बोल सकते हैं आप उसको। तो ये जो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे द इनविटेशन कि क्या था वो इनविटेशन जो इस पाठ में मैटिल्डा नाम की जो महिला हैं जिनके बारे में हम ये पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं, उनके और उनके हस्बैंड के साथ क्या घटना घटित हुई और ये नेकलेस किस तरह से उनसे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. Error of destiny का मतलब होता है नियति की भूल, यानी जो गलती से हो गया हो उसको हम बोलते हैं into a family of clerks। और क्लर्क का मतलब होता है लिपिक या आप बाबू भी कह सकते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। तो she was one of those pretty young ladies, यानी वो उन महिलाओं में से जो बहुत ही आकर्षक और युवा महिलाएं थी, उनके जैसी ही थी, उनमें से एक थी born as if an error of destiny into a family of clerks, जिसको देख के ऐसा लगता था कि उनका जन्म जो है वो गलती से यानी भाग्य के द्वारा कोई गलती हो गई है, यानी नियति की किसी भूल के कारण वो एक लिपिकों के परिवार में जन्म उनका हो गया है। बाकी वो जो महिलाएं हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं वो वैसे बहुत खूबसूरत हैं और उनका देख के ऐसे लगता नहीं है कि उन्हें इस परिवार में जन्म लेना चाहिए था। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत आकर्षक यंग महिला थी, वो युवा महिला। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड और मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। अब ये जो महिला है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं इनका नाम मैटिल्डा है और इसमें ये बताया गया है कि पहली बात तो वो एक ऐसे साधारण से परिवार में पैदा हो गई, लिपिकों के परिवार में पैदा हो गई। उसके बाद में भी जैसे होता है कि महिलाओं की शादी किसी रिच परिवार में हो जाती है तो उनकी वो जो इच्छाएं हैं अमीर बनने की वो पूर्ति हो जाती हैं, लेकिन इनके साथ तो ऐसा भी नहीं हुआ। शी हैड नॉट डॉरी, क्योंकि वो थोड़ी मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो उनके पास दहेज में देने के लिए पैसा नहीं था। नो होप्स, और इसलिए उनके पास ऐसी कोई उम्मीदें नहीं थी कि वो किसी धन संपन्न परिवार में जा पाएंगी या उनकी वहाँ पे शादी होगी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ऐसा भी नहीं था, उसके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिससे कि वो किसी बहुत बड़ी नोन व्यक्ति बन जाए, यानी उसको सब लोग जाने, उसके पास ऐसा भी कुछ नहीं था। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच, और ना ही तो उसको कोई प्यार करने वाला था और ना ही उससे कोई ऐसा व्यक्ति शादी करने वाला था जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, और डिस्टिंग्विश, और ना ही उसको अलग किया जा सकता था। डिस्टिंग्विश मतलब सम्मानित होता है, वैसे अलग किया जाना भी होता है। तो उससे कोई सम्मानित व्यक्ति यानी कोई पैसे वाला व्यक्ति भी क्यों शादी करेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और आखिर में उसने अपने मन को समझा लिया और शादी करने के लिए वो तैयार हो गई। और उन्होंने किससे शादी करी? शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी, यानी उसने अपने आप को एक अनुमति दे दी कि अब मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। पेटी का मतलब होता है छोटा सा, नगण्य एक बाबू यानी छोटा सा क्लर्क जो एक ऑफिस में काम करता है, वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो दफ्तर है, शिक्षा विभाग का जो दफ्तर है उसमें वो काम करता है। एरर ऑफ डेस्टिनी का मतलब होता है नियति की भूल। क्लर्क मतलब होता है लिपिक, और डाउरी मतलब होता है दहेज, और होप्स मतलब होता है आशाएं। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो बहुत ही साधारण सी लड़की थी लेकिन वो बहुत नाखुश थी क्योंकि उसकी इच्छाएं जो वो चाहती थी वो पूर्ति नहीं हुई। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि मैटिल्डा जो है वो एक मध्यम परिवार में पैदा होती हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत हैं, और उनकी जो इच्छाएँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, यानी बहुत ऊँची इच्छाएँ वो रखती हैं। वो ये सोचती हैं कि काश मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन उसके पास दहेज में देने के लिए पैसा नहीं था जिससे कि वो किसी अमीर आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। दूसरी चीज़, कोई अमीर आदमी खुद उससे शादी नहीं करने के लिए आया, उसकी वहाँ से भी वो जो इच्छा थी वो पूर्ति नहीं हुई, और वो ये सोचती कि कोई भी इतना सम्मानीय व्यक्ति जो होगा वो मुझसे क्यों शादी करेगा एक साधारण सी लड़की से। तो आखिर में वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी जो शादी है वो एक साधारण से एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग में काम करने वाले एक बाबू से हो जाती है। लेकिन वो बहुत खुश नहीं है उस शादी से,
साधारण सी लड़की है, लेकिन उसकी इच्छाएं जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। शी सफर्ड इंस्टेंटली फीलिंग herself born for all delicacies and luxuries, यानी कि निरंतर कठिनाई सहन की उन्होंने। शी सफर्ड इंस्टेंटली यानी कठिनाइयों को फेस करते हुए, उनको सहन करते हुए। फीलिंग herself born for all delicacies, वो ये सोचती हैं कि मैं तो सारी की सारी जितनी भी नज़ाकत होती है दुनिया में उसके लिए पैदा हुई हूँ। herself for all delicacies and luxuries, और luxuries का मतलब होता है विलासितापूर्ण जीवन, यानी बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के लिए पैदा हुई थी मैं तो, लेकिन ये सब क्या हो गया। तो वो चाहती थी कि उसको नज़ाकत और लग्जरियस लाइफ यानी एक विलासिता से भरी हुई जीवन उसको मिलना चाहिए था। तो इस चीज़ से वो हमेशा परेशान रहती थी कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। सफ़र्ड मतलब होता है पीड़ित होना, और वो अपना जो घर था, अपार्टमेंट यहाँ पे उसका जो कमरा है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो अपने कमरों से, अपने घर की गरीबी से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो उसको पसंद नहीं थे। द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, और उसको इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि उस घर के अंदर जो दीवारें थी वो भद्दी सी थी, शैबी थी, और वॉर्न चेयर्स, और जो कुर्सियां थी वो भी टूटी फूटी हुई सी थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब वस्तुएं जो हैं, ये उसको निरंतर टॉर्चर करती रहती थी, यानी तंग करती रहती थी। उसका दिमाग जो है वो हमेशा परेशान रहता था कि मेरे पास ये सब टूटी फूटी कुर्सियां हैं, दीवारें ख़राब हैं, ऐसे घर में मैं रहती हूँ जबकि मुझे अमीर होना चाहिए था। तो ये सब से वो परेशान थी कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." अब जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं, when she seated herself for dinner, जब उसने अपने आप को अपने हस्बैंड के सामने डिनर टेबल पे जब वो बैठी, प्रस्तुत किया, वहाँ पे बैठी वो अपोजिट उसके हस्बैंड यानी उसके जो पति हैं उनके साथ जब वो उस टेबल पर बैठी। हु अनकवर्ड द टूरीन, उन्होंने एक बर्तन होता है जिसमें अपन खाना रखते हैं, उसका जो ढक्कन है तो उसको हटाना, यानी अनकवर, यानी जो खाना रखा हुआ था उसको अनकवर किया, यानी उसको ऊपर से हटाया। द टूरीन विथ अ डिलाइटेड एयर सेइंग, ओह द गुड पॉट पाई, और जब उन्होंने उसको हटाया और उस बर्तन के अंदर से जो खुशबू थी, जो महक थी, जब वो बाहर आई और उस मन को भा जाने वाली जो खुशबू जब आई, तो एयर सेइंग, तो उन्होंने कहा, कहते हुए बोलते हैं, ओह द गुड पॉट पाई, कि ये कितनी बढ़िया पॉट पाई है, यानी वो जो भोजन उनके सामने रखा हुआ था, उस खाने की डिश का जब उन्होंने ढक्कन हटाया और उसकी खुशबू को सूंघा तो वो बड़े खुश हुए कि देखो कितना बढ़िया पॉट पाई बना है। डेलिकेसीज का मतलब होता है नज़ाकत, लग्जरीज का मतलब होता है विलासिता, ट्यूरीन का मतलब होता है बड़ा परोसने वाला ढक्कनदार बर्तन, या जिसको हम हमारे यहाँ डोंगा बोलते हैं वही। डिलाइटेड एयर यानी अति प्रसन्न भाव, यानी बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत ही खुश होकर। द गुड पॉट पाई, बहुत बढ़िया पॉट पाई। चलिए आगे चलते हैं। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और वो बड़े खुश होते हैं उस खाने को देख के, बर्तन का जब वो ढक्कन हटाते हैं, खुशबू सूंघते हैं तो कहते हैं कि मुझे इससे बढ़िया और कुछ लगता ही नहीं है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, यानी मैं कुछ भी नहीं जानता इससे ज़्यादा बढ़िया, यानी वो जो चीज़ उनके सामने थी उसको वो बहुत पसंद कर रहे थे। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और जब वो उस खाने को देख के खुश होते हैं और तारीफ़ करते हैं कि कितना अच्छी खुशबू आ रही, कितना बढ़िया खाना है, उस समय मैटिल्डा जो है वो अपने दिमाग में सोच रही हैं किस चीज़ के बारे में, बहुत ही एलिगेंट डिनर्स के बारे में, यानी कि जो बड़े लोग जो शाही डिनर करते हैं, रात का भोजन करते हैं, उसके बारे में वो सोच रही है कि वो सभ्य भोजन जो इस तरह से किया जाता है वो कितना बढ़िया होता होगा, जो रिच लोग करते हैं। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो कि चांदी के चमकते हुए बर्तनों में खाना खाते हैं, वो उन बर्तनों में परोसा जाता है। शी थॉट ऑफ एक्सक्यूसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, और शाइनिंग सिल्वर का मतलब होता है चमकते हुए चांदी के बर्तन। एक्सक्यूसाइट फूड का मतलब होता है बहुत अच्छा और प्रीतिकर भोजन, यानी बहुत बढ़िया। मार्वलस डिशेस का मतलब बहुत बढ़िया बर्तन, यहाँ पे डिशेस बर्तन के लिए यूज़ किया गया है। ज्वेल्स का मतलब होता है आभूषण, और कॉन्वेंट स्कूल जो होता है, ईसाई जो लोग होते हैं साधुओं द्वारा चलाया जाने वाला एक स्कूल होता है कॉन्वेंट स्कूल। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। शाइनिंग सिल्वर शी थॉट ऑफ द
एक्सक्यूसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, कि वो सोचने लग जाती है, उसके विचारों में आता है बड़े बड़े खूबसूरत बर्तन हैं चांदी के और उसके अंदर बहुत ही बढ़िया शानदार जो खाना है उन बर्तनों में परोसा जाता है। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, वो सोचती है कि ना तो मेरे पास बढ़िया पोशाकें हैं, फ्रॉक्स भी नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, और ना ही मेरे पास बढ़िया आभूषण हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे पास। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको वही चीज़ें थी जो पसंद थी, जिनसे वो प्यार करती थी। उसको महंगी चीज़ें, महंगा खाना, चांदी के बर्तन, ये सब चीज़ें पसंद थी जो विलासिता वाले जो लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उनके पास होती हैं। तो एक तरफ देखिए उनका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल एकदम साधारण व्यक्ति है और साधारण तरीके से अपना जीवन जीता है और कितना खुश है कि पॉट पाई की जो खुशबू आती है उसी से वो एक्साइटेड हो जाता है कि कितना बढ़िया खाना है, खाने से पहले ही उसकी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। और यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठे बैठे मैटिल्डा जो है वो उन लोगों के बारे में सोच रही हैं जो बहुत रईस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास चांदी के बर्तन हैं, जो खूबसूरत प्लेटों में परोसे जाते हैं, खूबसूरत बर्तनों में जिन खानों को रखा जाता है, वो किस तरह से उस खाने को खाते हैं उसके बारे में वो सोच रही हैं। और फिर वो सोचती हैं कि ना तो मेरे पास बढ़िया फ्रॉकें हैं पहनने के लिए और ना ही मेरे पास ज्वेलरी है। यानी ज्वेलरी वो जो होती है, वो जो भी हम आभूषण पहनते हैं उसको हम ज्वेलरी बोलते हैं। तो ज्वेल्स यूज़ किया गया है कि ना मेरे पास आभूषण है, ना ढंग के कपड़े हैं। तो वो शिकायत ही कर रही है, अपने दिमाग में उसके यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसके पास उसकी एक सहेली हुआ करती थी जो कॉन्वेंट में उसके साथ पढ़ा करती थी। यानी कॉन्वेंट एक स्कूल है, उसके साथ एक उसकी दोस्त थी जो उसके साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और वो बहुत अमीर थी, वो रिच फ्रेंड थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके यहाँ जाना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, वो क्योंकि जब भी उसके पास जाके जब वो वापस आती थी, रिटर्न होती थी उसके घर से, तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होती थी। यानी उसको बहुत तकलीफ़ होती थी ये देख के कि उसके पास ये सब चीज़ें हैं और मेरे पास क्यों नहीं हैं। तो उसको गुस्सा आता था और उसको फ्रस्ट्रेशन होता था, तनाव होने लग जाता था और उसे तकलीफ़ भी होती थी कि मेरे पास ये सब चीज़ें क्यों नहीं है। इसलिए उस जो अमीर लड़की जो उसकी दोस्त थी उसके घर जाना उसको पसंद नहीं था। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वो अपना पूरा जो दिन है हमेशा शिकायतों में ही निकाल देती थी और रोती रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी। और पूरा दिन जो है वो डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है विफलता। अपनी इस निराशा और विफलता में ही पूरा समय जो है वो निकाल देती थी, सोचती रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड एलेटेड बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, एक दिन उनके पति घर पे आए और वो बहुत खुश थे। एलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रफुल्लित होना। तो एक शाम को उनके पति घर आए और बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित थे जब वो वापस लौटे। बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, और उन्होंने एक बड़ा सा लिफाफा अपने हाथ में पकड़ रखा था। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, और वो उस अपनी पत्नी को कहता है कि देखो हेयर, यहाँ पर देखो, यह है तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। देयर हेयर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है और यहाँ है हेयर। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। शी क्विकली यानी उसने जल्दी से बाहर निकाला। ड्रू आउट एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है बाहर निकालना। उसने फटाफट बाहर निकाला एक प्रिंटेड कार्ड, प्रिंटेड मतलब होता है छपा हुआ कार्ड, एक छपा हुआ कार्ड था उसमें। ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है लिखे हुए, अंकित किए हुए। तो उसके अंदर अंकित किए हुए थे दीज वर्ड्स, ये शब्द लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क्ड द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉजेल्स कंपनी, और उसके अंदर उनके लिए एक इनविटेशन था, वो आमंत्रण पत्र था और उसमें लिखा हुआ था मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जन सूचना मंत्री और कंपनी का मतलब होता है साहचर्य। तो जन सूचना मंत्री जो हैं उनके द्वारा मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क्ड द ऑनर ऑफ, उनकी तरफ से इनको बुलाया गया कि हम खुश होंगे अगर आप हमारी इस पार्टी में आएंगे, अटेंड करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस लॉजेल तो उस कंपनी में काम करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो M डॉट लिखा हुआ है
इसका मतलब होता है मॉन्श्योर, क्योंकि ये फ्रेंच में है तो मॉन्श्योर का मतलब होता है मिस्टर। मॉन्श्योर एक फ्रेंच वर्ड है, उसकी शॉर्ट फॉर्म एम लिखते हैं, उसका मतलब होता है मिस्टर। और MME इसका मतलब होता है फ्रेंच में मदमोजेल। मदमोजेल का मतलब होता है मिसेस। तो फ्रेंच वर्ड है जिसको M से रिप्रेजेंट किया है मिस्टर के लिए, और MME जो है वो मिसेस के लिए। तो मिस्टर एंड मिसेस लॉजेल के लिए एक इनविटेशन कार्ड था और द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से आया था, और मैडम जॉर्ज रैम्पो ने उन्होंने इनको इनवाइट किया था कंपनी के एक पार्टी में कि ये लोग वहाँ पर आए मंडे को इवनिंग में जनवरी 18 एट दी मिनिस्टर्स रेजिडेंस। और ये मंत्री का जो घर था, रेजिडेंस था जहाँ वो रहते थे, उनके आवास पर ये जो पार्टी है ये ऑर्गेनाइज करी जानी थी सोमवार को शाम को 18 जनवरी को। तो ये एक इनविटेशन था जो बहुत बड़ा इनविटेशन था, क्योंकि मंत्री के यहाँ पार्टी थी उसमें उनको इनवाइट किया गया था। तो ये एक बहुत ऑनर की, सम्मान की बात थी। Instead of being delighted as her husband had hoped, यानी instead of का मतलब होता है के बजाय being delighted, यानी बहुत ज़्यादा खुश होने के बजाय as her husband had hoped, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद करी थी, she threw the invitation spitefully, उसने उस इन्विटेशन को, आमंत्रण को spitefully फेंक दिया, यानी उसमें गुस्से से, द्वेषपूर्वक यानी गुस्से से उस इन्विटेशन को फेंक दिया upon the table, टेबल के ऊपर। मर्मरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए। What do you suppose want with that, तो वो कहती है कि तुम क्या सोचते हो, इससे मैं क्या करूं, किस चीज़ के लिए है ये। But my dearie, I thought it would make you happy, तो उसका हस्बैंड सोचता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो ये सोचा था कि इससे तुम खुश हो जाओगी, कि मैंने तुम्हारे को एक ऐसा इनविटेशन ला के दिया है जहाँ पे तुम हमेशा जाने के लिए उत्साहित रहती हो, क्योंकि बड़ी पार्टीज़ का, बड़े लोगों का, ऊंची ऊंची चीज़ें जो हैं उन सबको देखने का, महंगी जगहों पे जाने का तुम्हें शौक़ है। तो वो सोचता है मेरी वाइफ तो बहुत खुश हो जाएगी जैसे इस इन्विटेशन को देखेगी, क्योंकि इतनी रिच पार्टी है और मंत्री के यहाँ हमें आमंत्रित किया गया है, तो वो खुश होनी लाजमी थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, उस इनविटेशन को देखते ही वो तो नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई और ये कहने लगी कि मैं इसका क्या करूँ। तो उसके हस्बैंड वापस बड़े प्यार से उसे कहते हैं माई डियरी, यानी मेरी प्रिय, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड मेक यू हैप्पी, कि इससे तो तुम खुश हो जाओगी, ये तुम्हें जो हैप्पी कर देगा, खुश कर देगा ये इनविटेशन। यू नेवर गो आउट, क्योंकि तुम कभी बाहर जाती नहीं हो, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये एक ऐसा पर्व है, यानी एक ऐसा मौका मिला है जिस पे हमें जाना चाहिए, एंड अ फाइन वन, और ऐसा मौका है जो इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है उस पे जाने का हमें मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें जाना चाहिए। Everybody wishes one and it is very select, वो कहता है हर कोई चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है, विशेष यानी उम्मीद करता है, इच्छा करता है, हर कोई इस चीज़ की इच्छा करता है। वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, हर कोई इस चीज़ की इच्छा करता है कि काश मेरा इस जगह पे सिलेक्शन हो जाए या मुझे वहाँ पे आमंत्रित कर लिया जाए। इट इज़ वेरी सिलेक्ट, यानी लेकिन बहुत ही जो चयनित किए हुए लोग हैं, सिलेक्ट किए गए लोग हैं, उन्हीं को बुलाया गया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यानी वहाँ पे जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनमें से ज़्यादा को ये दिया ही नहीं गया है इनविटेशन। कुछ चुनिंदा लोगों को ही इस पार्टी में बुलाया गया है जो वहाँ पे काम करते हैं, उस कंपनी में एम्प्लॉय हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम वहाँ पे पूरा का पूरा जो एक ऑफिशियल दुनिया है, जो एक सरकारी दुनिया है पूरी की पूरी, वो तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलेगी, बड़े बड़े लोग देखने को मिलेंगे। होल ऑफिशियल वर्ड यानी पूरी शासकीय दुनिया। इरिटेटेड आई यानी गुस्सा होकर जो क्रुद्ध आई आंख होती है उसके लिए बोलते हैं। डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, अधैर्य होकर घोषित करना। तो उसने कहा कि भाई यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, कि वहाँ पे तुम्हें पूरी की पूरी जो शासकीय दुनिया है वो देखने को मिलेगी, ऐसे लोग वहाँ देखने को मिलेंगे बड़े बड़े। शी looked at him with an irritated eye, irritated eye का मतलब होता है बहुत ही गुस्से वाली निगाहों से उसने उसकी तरफ देखा। and declared impatiently, और declare की यानी घोषणा करी एक impatiently यानी अधैर्य होते हुए, अपना आपा खोते हुए उसने कहा कि what do you suppose I have to wear to such a thing as that, कि तुम क्या सोचते हो कि ऐसी जगह जाने के लिए मैं क्या पहनूंगी वहाँ पर।
वॉट डू यू सपोज, तुम क्या मानते हो, आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, कि मुझे क्या पहनना चाहिए ऐसी जगह पे। तो यानी उसका गुस्सा जो था वो इस बात पे था कि इनविटेशन आ गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वहाँ पहनने के लिए वो कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतनी रिच पार्टी में जहाँ इतने अमीर लोग होंगे वहाँ पे मैं क्या पहन के जाऊँगी, मैं क्या पहन के जाऊँ उधर। तो वो इस तरह से गुस्से से बोलती हैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने उसके बारे में नहीं सोचा था उसके हस्बैंड ने। ही स्टैमर्ड, तो वो थोड़ा सा हकलाया, स्टैमर्ड मतलब होता है थोड़ा सा हकलाना, बुदबुदाना। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, तो वो कहता है कि अरे तुम्हारे पास कपड़े हैं ना, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू थिएटर, तो वो कहता है जब हम थिएटर जाते हैं तो वहाँ जो तुम ड्रेस पहनती हो बहुत अच्छी है, तो तुम उसको पहन सकती हो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, और मुझे तो वो बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड इन डिस्मे। स्टूपिफाइड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होते हुए वो उसकी तरफ देख रहा था, और इन डिस्मे का मतलब होता है प्रबल निराशा और व्याकुलता से, यानी बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा वो व्याकुल हो गया और इस निराशा भरी निगाहों से उसको देखता रहा। ही वॉज साइलेंट, और वो शांत हो गया इस तरह के भावों के साथ। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ, जब उसने अपनी पत्नी को देखा, एट द साइट यानी उस दृश्य को जब उसने देखा अपनी पत्नी के कि जो रो रही थी, उसको देख के थोड़ा व्याकुल हो गया और थोड़ा भावुक भी हो गया। ही स्टैमर्ड, फिर से वो थोड़ा सा हकलाने लगा, बुदबुदाने लगा मुंह के अंदर। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, तुम बताओगे कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। By a violent effort she had controlled her vexation. Violent एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, और वायलेंट का मतलब होता है उग्र। एक वो जो उग्र प्रयास किया था उसने, यानी वो जो गुस्से से बोली थी, शी हैड कंट्रोल, उसने उसको नियंत्रित किया, कि किस तरह से उसने अपने हस्बैंड के सामने रिएक्ट किया, उस गुस्से को उसने कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। हर वेक्सेशन, वेक्सेशन का मतलब होता है संताप की भावना, तो उस संताप की भावना में उसने अपने को कंट्रोल करते हुए कहा एंड रिस्पॉन्डेड, और जवाब दिया इन अ काम वॉइस, और बहुत ही शांत आवाज में उसने धैर्य से जवाब दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, वाइपिंग का मतलब होता है पोंछना, और मॉइस्ट चीक्स यानी जो गीले हो गए थे गाल रोने के कारण, आंसू के कारण, उन मॉइस्ट चीक्स को, यानी नम जो कपोल बोलते हैं चीक्स को हिंदी में, तो उन नम कपोलों को उसने पहुँचते हुए कहा नथिंग, कुछ भी नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, तो वो कहती है कि बस इतनी सी बात है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसी के परिणाम स्वरूप, यानी क्योंकि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है इसी के लिए, इसकी वजह से आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। तो अफेयर मतलब प्रसंग होता है, और वो कहती है कि अब मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास वहाँ पे पहनने के लिए कोई भी अच्छी सी ड्रेस नहीं है। आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन, फिर वो कहती है इसलिए गिव योर कार्ड, कि ये जो तुम्हारे को इन्विटेशन मिला है, ये इन्विटेशन कार्ड तुम किसी और अपने साथी को, कोलीग यानी जो आपके साथ काम करते हैं, तो अपने किसी साथी को दे दो, हुज वाइफ जिसकी पत्नी, इज बेटर फिटेड आउट देन, कि जो वहाँ पे जाना के लिए ज़्यादा सही होगी उसको दे दो, कि यानी जिसके पास पूरे बढ़िया कपड़े हों, जो वहाँ जा सकती हो, इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, उसको दे दो, कि हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरे पास तो बढ़िया ड्रेस है ही नहीं। तो आगे देखते हैं। He was grieved but answered. Grieved का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया उसका हस्बैंड, और उसने कहा but answered, लेकिन उसने जवाब दिया let us see मैटिल्डा, कि चलो देखते हैं मैटिल्डा, how much would a suitable costume cost. तो वो कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ, एक बढ़िया तुम्हारे ऊपर जचने वाला जो पोशाक है, कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, उसकी कीमत क्या होगी। कॉस्ट्यूम यानी पोशाक या ड्रेस, और कॉस्ट यानी कीमत। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, समथिंग वेरी सिंपल, तो वो कहता है कुछ ऐसा, दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, कुछ ऐसा जो कि दूसरे पर्वों पे भी पहना जा सकता हो, समथिंग वेरी सिंपल, और कुछ बहुत ही साधारण भी हो और बढ़िया भी लगे।
शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग फॉर अ सम, यानी कुछ क्षणों के लिए उसने सोचा, अपने दिमाग पे जोर डाला, सोचने लगी कि कितना पैसा, यानी कुल मिला के मैं कितना पैसा मांगूं, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग, कि वो मांग सकती है अपने हस्बैंड से विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, कि ऐसा कुछ जो कीमत है वो बोलना चाहती है अपने हस्बैंड को, जिससे कि वो उसको सुन के उनको आश्चर्य भी ना हो और उनको गुस्सा भी ना आए। तो कुछ जो उनके बजट में हो, जितना वो पूरी कर सके, उतनी कीमत कितनी हो सकती है ड्रेस की, वो सोचती है। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि ऐसी कुछ कीमत मांगे जिससे कि वो तुरंत उसको मना ना करे, एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और उसे गुस्से के भावों से देखे भी ना। फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, कि यानी वो सोचती है कि एक साधारण सा जो बाबू है मेरा हस्बैंड, वो कितनी उसकी कमाई है, उसकी कमाई के अकॉर्डिंग वो मेरे ऊपर कितना खर्चा कर पाएगा, यानी मैं ड्रेस के लिए कितने तक का पैसा उससे मांगूं कि वो मुझे दे भी दे, उसको गुस्सा भी नहीं आए और उसको अचंभा भी ना हो, और वो मुझे दे भी दे, मना भी ना करे। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आखिरकार उन्होंने कहा एक हिचकिचाती हुई आवाज़ में, हेजिटेट होते हुए, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली, कि मैं बिल्कुल सही तो नहीं बता सकती, बिल्कुल 100% पूरा सेम, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, लेकिन वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि 400 फ्रैंक जो हैं वो इस पोशाक के लिए मेरे ख्याल से सही पैसे होंगे, उसमें एक बढ़िया पोशाक आ जाएगी, और टू कवर इट, यानी उसमें वो खरीदी जा सकती है। एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल, और हेजिटेटिंग वॉइस मतलब झिझकती हुई आवाज़, और टू यानी चाहिए, कवर इट किसी आवश्यकता के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, हंटिंग पार्टीज यानी आखेट कर्मदल, और लार्व्स का मतलब होता है चिड़िया, ये अभी हम पढ़ेंगे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, और ये बात सुनते ही वो थोड़ा सा पीला पड़ गया, यानी रक्त विहीन सा हो गया उसकी बॉडी में, उसको थोड़ा सा एकदम झटका सा लगा कि अरे इतने पैसे हैं। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि उसको वो थोड़ा पीला इसलिए पड़ गया क्योंकि उसने अपने जो तनख्वाह थी उसमें से बचत करके लगभग इतने ही पैसे इकट्ठे करे हुए थे, बचाए थे, दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि इतना पैसा उसने बचत कर रखी थी जिससे वो एक बंदूक खरीदना चाहता था, दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, और वो चाहता था कि जो लोग शिकार पे जाते हैं शिकार करने के लिए, उनके साथ उस दल में वो शामिल होगा और एक बंदूक भी खरीद लेगा और उस शिकारी दल के साथ वो शिकार करने जाएगा। तो उस बंदूक को खरीदने के लिए उसने इतने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, with some friends who went to shoot larks, और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ जाएगा वहाँ पे, जो कि एक चिड़िया होती है लार्क्स, उसका शिकार करते हैं। तो ये भी सोचता है कि मैं उस दल के साथ जाऊँगा और शिकार करूँगा अपनी बंदूक से। तो उस बंदूक को खरीदने के लिए 400 फ्रैंक इसने इकट्ठे कर रखे हैं, और जैसे ही वो अपनी पत्नी से सुनता है कि मेरे जो ड्रेस है वो लगभग 400 फ्रैंक के अंदर अंदर आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है, और संडे को वो शिकार करने के लिए जाने वाला था। नेवरथलेस ही आंसर्ड, और वो कहता है कोई बात नहीं, फिर वो जवाब देता है वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे को 400 फ्रैंक जो हैं वो दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि तुम कोई खूबसूरत बढ़िया ड्रेस खरीद के लाओ। इसका एक मतलब ये था कि जब इतनी मेहनत से मैंने बचत करके पैसे इकट्ठे किए हैं और सिर्फ अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, ताकि वो दुखी ना हो, बड़ी मुश्किल से उनको एक अच्छा सा इन्विटेशन मिला है और वो सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहती कि उसके पास ड्रेस नहीं है, तो वो उसको समझाते हैं कि ठीक है तुम एक बढ़िया ड्रेस खरीद लो, और वो भी बड़ा सोच समझ के बोलती है कि इतने तक के पैसे मेरा हस्बैंड अफोर्ड कर सकता है। तो वो कहती है मुझे 400 फ्रैंक के अंदर अंदर बढ़िया ड्रेस आ जाएगी। और चूंकि जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने 400 फ्रैंक एक बंदूक खरीदने के लिए ला के रखे हुए थे, उनके पास थे, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। हालांकि थोड़ा उनको एकदम वो पीले भी पड़ जाते हैं, सोच में भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो उनके लिए उनकी जो वाइफ हैं वो प्रायोरिटी पर थी, यानी उनको वो ज़्यादा अहमियत देते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ये पैसे अपनी वाइफ को दे देता हूँ ताकि वो खुश हो जाएँ और बढ़िया सी ड्रेस ले आएँ। लेकिन साथ में ही वो लास्ट में एक लाइन भी कहते हैं बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, कि वो कहते हैं कि पर एकदम बढ़िया खूबसूरत आकर्षक ड्रेस
खरीद के लाना। कहने का मतलब उसका ये था कि मैंने बड़ी मेहनत से पैसे बचाए हैं, तो जो भी लाओ वो ऐसा लेके आना जो इसके लिए वर्थ हो, यानी 400 रुपये का लगे तो सही, तो बढ़िया ड्रेस खरीद के लेके आना। तो आई होप बच्चों यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।